सर चीन के साथ जैसे हमारे रिश्ते हैं, आने वाले समय में आप हमारी सैन्य टकराव की स्थिति कितनी बड़ी हो सकती है? तो ये सच्चाई है कि भारत और चीन की जो इकोनॉमी है वो आपस में काफ़ी जुड़ी हुई है। कि घुसपैठियों को वो पहचानेंगे, लेकिन सर क्या इतनी बड़ी संख्या में जो घुसपैठ हुई है उसको पहचानना मुमकिन है? या इतने सारे घुसपैठियों को वापस उनके देश पहुंचाना मुमकिन है? उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं, चाहे वो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है। नेशनल इंटरेस्ट इज़ ओनली परमानेंट। तो ये सच्चाई है कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ वो एक प्रकार भारत को आश्चर्य किया। भारत अपने नेबर्स के ऊपर कभी इंटरफेयर नहीं करता। कुछ राजनेता हैं जो सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा भी बोल देते हैं। भारत की जो सेना है वो देश के लिए लड़ती है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की जो तख्तापलट वहां पर हुआ, तो क्या भारत सिर्फ देखता है या पर्दे के पीछे रहकर कोई रणनीति भी तैयार कर? एक सवाल मेरा पर्सनल भी है, क्या सेना में अब भी बूट्स ऑन द ग्राउंड ज्यादा मायने रखता है या फिर एआई, ड्रोन? भारतीय सीमाओं पर दुश्मनों की नजर, पड़ोसी मुल्कों में तख्तापलट और भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये तीन वो मुद्दे हैं जो हर भारतीयों के मन में आते हैं। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास साहब। सर आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल सर, वर्तमान में भारतीय सेना किन किन मुद्दों पर सक्रिय है और कितनी सक्रिय है? देखो, भारत की जो चैलेंजेस क्या हैं भारत की फ़ौज के, एक तो एक्सटर्नल है। आपके पास दो बड़े एडवर्सरी हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर पे आपका चीन है और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो बेसिकली पाकिस्तान है। और अभी आपके जो बांग्लादेश के साथ भी कुछ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी हमें देखनी है, जो जम्मू और कश्मीर में और कुछ हद तक जो माउस प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल रिजॉल्व होगी है। और आप ये देखें कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि हों, उनके ऊपर ध्यान देना भी एक बड़ा चैलेंज है, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल। तो ओवरऑल हर एक चीज़ भारत की फ़ौज के कंट्रोल में है। सर चीन के साथ जैसे हमारे रिश्ते हैं, आने वाले समय में आप हमारी सैन्य टकराव की स्थिति कितनी बड़ी हो सकती है? देखो, एक चीज़ समझना पड़ेगा, भारत और चीन के इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि भारत और चीन का जो इकॉनमी का ट्रेड है वो $127 बिलियन से ज़्यादा है। और ज़्यादातर ट्रेड सरप्लस चीन की तरफ है। वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और आपको चिप्स और आपको रॉ मटेरियल, जो ऐसे आइटम्स का जो और किसी देश में अवेलेबल नहीं है, स्पेशली क्रिटिकल मटेरियल का। तो ये सच्चाई है कि भारत और चीन की जो इकोनॉमी है वो आपस में काफ़ी जुड़ी हुई है। मगर ये भी है सच्चाई है कि जो भारत और चीन की जो रिलेशनशिप है बॉर्डर एरिया को देख के, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है अभी तक डिमार्केट नहीं हुआ है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो स्थिति हरदम नाजुक रहती है। ये कहना क्या क्या भारत और चीन के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो चीन कहता है और करता है उसमें फ़र्क है। अभी ऐसा लग रहा है कुछ एक दिनों से कि हमारे और चीन के रिलेशन में जो ठहराव आ गया था 2020 के, जब वो गलवान के अंदर एक प्रकार टकराव आया था, उसके बाद अभी थोड़ी थोड़ी स्थिति बदल ली है। मगर ये कहना कि क्या ये स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होगी, शायद वो जल्दबाजी होगी। सर CDS विपिन रावत ने एक बार बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना को 2.5 मोर्चे पर तैयार रहना चाहिए। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, और जो आधा हिस्सा बचता है वो भारत के अंदर का। तो चीन की तो आपने बात की, और अब बात करेंगे सर घुसपैठियों की। ये मुद्दा चुनावों में भी जाता है, सरकारें मुद्दा बनाती है कि घुसपैठियों को पहचानेंगे, लेकिन सर क्या इतनी बड़ी संख्या में जो घुसपैठ हुई है उसको पहचानना मुमकिन है? या इतने सारे घुसपैठियों को वापस उनके देश पहुंचाना मुमकिन है? देखो, बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने ठीक बोला। और ये आज ही नहीं हुआ, ये काफ़ी धीरे धीरे होता गया है। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर थी वो शायद बांग्लादेश में नहीं थी। और इसके कारण बांग्लादेश से काफ़ी आप ये कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और ये आज ही नहीं, ये 15-20 साल से चला हुआ है, बंगाल और असम के जो इलाका है वहाँ से। और ये काफ़ी नफरी होगी अभी। मगर ये भी सच्चाई है कि ज़्यादातर जो लोग इन्फिल्ट्रेशन की थी उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है।
और क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं, चाहे वो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है। मगर जो ये रोहिंग्याज हैं, जो चंद एक साल में अभी आए हैं और जो कोक्स बाज़ार में बैठे थे, उनका आपको आइडेंटिफ़ाई करना आसान है और उनको आइडेंटिफ़ाई करके मुझे लगता है हमें वापस भेजना चाहिए। और दूसरे भी जो बांग्लादेशी अगर हमें लगता है हैं, अगर हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, तो हमें भेजना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन पहले ही 140 बिलियन डॉलर 140 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे में हम दूसरे घुसपैठियों को नहीं ले सकते। तो जो भी आइडेंटिफ़ाई हो सकता है, उसको भेजा जाए। आने वाले टाइम में ध्यान दिया जाए कि रोहिंग्या जैसे इन्फिल्ट्रेटर भारत में ना आएँ, इसकी भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अपना जो बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश और म्यांमार वाला, उसको और हमें एक प्रकार से पुख्ता करना पड़ेगा। सर, पड़ोसी मुल्कों में जो तख्ता पलट होता है, क्या भारत या भारतीय सेना मैं कहूँ, क्या इसको पहले से भांप लिया जाता है? देखो ये हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती हैं, तो उनका काम है कि ये पता लगाना कि दूसरे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर तो आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स मिल जाते हैं और ये मिलने भी चाहिए, क्योंकि भारत की जो इंट एजेंसीज़ हैं, वो काफ़ी सक्रिय हैं आज की तारीख में। और अगर कुछ भी ऐसा होता है, आपको पता लग जाता है और फिर हम अपने देश के हित के अनुसार उस पे एक्शन लेते हैं। तो मतलब सर, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की जो तख्ता पलट वहां पर हुआ, तो क्या भारत सिर्फ देखता है या पर्दे के पीछे रहकर कोई रणनीति भी तैयार करता है? देखो ये सच्चाई है कि हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए यूँ कहते हैं ना कि क्या देशों के बीच में फ्रेंडशिप परमानेंट है? परमानेंट नहीं है। परमानेंट है देश के हित। नेशनल इंटरेस्ट इज़ ओनली परमानेंट। तो ये सच्चाई है कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, वो एक प्रकार भारत को आश्चर्य किया। मुझे लगता नहीं कि भारत की इंट एजेंसी उसको परख पाई थी। जिस प्रकार से शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा, लास्ट मोमेंट पे भारत को पता चला, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं भारत की इसमें खामी रही है। मगर जिस प्रकार से अब हमारे रिलेशन दोबारा पटरी पे आ रहे हैं बांग्लादेश को लेके, और बांग्लादेश को ये समझ आना चाहिए कि उसकी टोटली डिपेंडेंसी भारत पे है, वो एक प्रकार से इंडिया लॉक कंट्री है। मगर ये सच्चाई है कि भारत एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। भारत अपने नेबर्स के ऊपर कभी इंटरफेयर नहीं करता और भारत जो है वो, ये सच्चाई है कि अगर कुछ ऐसी घटनाएँ हमारे पड़ोस में होती है, तो उसके बारे में एक प्रकार से आग्रह करके और उसके बारे में पता लगाना उसका फ़र्ज़ है और वो करता है। सर, 3 दशकों से ज़्यादा आपने सेना में अपनी सर्विस दी, तो एक सवाल मेरा पर्सनल भी है, क्या सेना में अब भी बूट्स ऑन द ग्राउंड ज़्यादा मायने रखता है, या फिर एआई, ड्रोन, ये सब चीज़ें जो हैं वॉर में अब हैवी हो चुकी है या अहम माना जाता है? क्योंकि अब कहा जाता है कि आने वाला टाइम जो है वो सैनिकों का नहीं बल्कि एआई और ड्रोन का है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा आगे, आप ड्रोन्स आ गए हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आपका जो वेपन इक्विपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी एयर पावर बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आपकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा होगी। मगर याद रखो, एंड में बूट्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत आपको हरदम पड़ेगी। तो ये समझना कि टेक्नोलॉजी आगे है, तो आप अपनी फ़ौज को कम कर सकते हैं। इन्फेंट्री जो कि कटिंग एज है, उसको कम कर सकते हैं। मुझे लगता है नहीं, ये ठीक होगा। बूट्स ऑन ग्राउंड अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। आप रशिया यूक्रेन लड़ाई देख लें, इज़राइल हमास देख लें, इज़राइल आप हिज़्बुल्लाह देख लें, तो आप जितनी भी लड़ाई देखेंगे, आप देखेंगे हाँ, टेक्नोलॉजी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मगर इसके साथ मैन ऑन ग्राउंड और का भी होना बहुत ज़रूरी है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, क्या मौजूदा राजनीति में सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ राजनेता हैं जो सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा भी बोल देते हैं और तमाम तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो क्या सेना के मनोबल पे फ़र्क पड़ता है या सेना का राजनीतिकरण हो रहा है? देखो, अगर कोई एडवर्स कमेंट सेना के ऊपर पास होता है, तो वाक़ई इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मगर ये सच्चाई है, भारत की जो सेना है, वो देश के लिए लड़ती है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं। तो ये सच्चाई है कि भारत की जो सेना है, चाहे आज है या पहले थी, वो देश के लिए है और देश का हित ही उसके लिए सबसे। देखो भारत के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आते हैं रिलीजन। और इसी प्रकार भारत के जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।